वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ के चैप्टर 1 अर्थात क्लास 1 के बारे में। ऐसे क्लास 2, 3, 4 इस तरीके से हम पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ में आपकी जो यहाँ पर लिखित टाइप की परीक्षा होगी, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। खास करके बिहार के जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आप देखते हैं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में ये आपको रोज़मर्रा के जो जीवन में एक प्रकार से जो संचार कौशल की इम्पोर्टेंस होती है उसी के बारे में बेसिकली यहाँ पर आपको पढ़ना होता है। तो हम समझेंगे कम्युनिकेशन इन एवरी डे लाइफ क्या है, बेसिकली इसके सिलेबस में क्या क्या चैप्टर शामिल है, और साथ ही साथ इसमें एक प्रकार से जो आपका पेपर होता है SEC यानी कि सेक 1 का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप BA में हो, BSc में हो या BCom में हो, यानी कि UG फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं, जो CBCS पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी परीक्षाएं एक प्रकार से 4 ईयर की है, उसमें आपको ये पढ़ना पड़ता है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। तो इसका हम क्लास संख्या 1 के बारे में समझेंगे। बेसिकली आज हम संचार के बारे में जानेंगे कि संचार होता क्या है, संचार किसे कहते हैं, संचार प्रक्रिया को पूरी स्पष्ट तरीके से आपको समझाऊंगा, और साथ ही साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो भी मैं इसमें रखूंगा। यानी कि आपकी परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप देने जा रहे हैं, चाहे लिखित फॉर्म में देने जा रहे हैं, या इंग्लिश मीडियम में अगर दे रहे हैं तो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं कुछ टर्म्स को अंग्रेजी में भी कन्वर्ट करने का प्रयास करूंगा। तो ये क्लास 1 है, ऐसे ही क्लास 2, 3 ऐसे आएगी। तो इस तरीके से आपका सिलेबस कवर होता रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है बिहार के उन सभी बच्चों के लिए जो प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं और उनको एक प्रकार से पढ़ना है SEC में, जिन्होंने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ चूज किया है। ठीक है, अब आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला चैप्टर आपका है कि भाई संचार क्या होता है। ठीक है, संचार किसे कहते हैं, संचार के बारे में पूरा विस्तार, संचार की विशेषताएं, अच्छे संचार की एक प्रकार से विशेषताएं क्या होती हैं, संचार की प्रक्रिया को समझूंगा किस तरीके से, और संचार से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में जानेंगे। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आने वाला है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने लगातार कमेंट किया और व्हाट्सअप से जो हमारे ग्रुप से बच्चे जुड़े हुए हैं, कोर्स से ज्वाइन हुए हैं, उन बच्चों ने भी एक प्रकार से कमेंट किया कि गुरुजी कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ की क्लासेस आप करवा दीजिए। तो मैंने कहा कि बिल्कुल, तो इसकी क्लासेस आपकी अब शुरू कर दी है मैंने। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा एक दूसरा चैनल है, आप जानते होंगे, शुक्ला स्टडी पॉइंट। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट का ही एक भाग है ये को करिकुलर मास्टर, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसी चैनल पर आपको और भी वीडियोस यहाँ पर मिलती रहेंगी। संचार क्या है? संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। संचार यानी कि अपने विचारों को या भावों को, भाव भंगिमाओं को एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को किसी माध्यम के द्वारा प्रेषित करता है, भेजता है, और वह व्यक्ति भी उस संचार को पढ़ता है, समझता है, और उसके बाद में उसकी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दे करके बताता है कि हाँ मेरी बातें समझ में आ गई, तब संचार की पुष्टि होती है, संचार पूर्ण माना जाता है। यानी संचार एक प्रकार से जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहली बात, एक प्रेषक होता है, यानी प्रेषक माने भेजने वाला होता है। ठीक है, और किसके माध्यम से भेजेगा? कोई ना कोई माध्यम होगा, उस माध्यम से भेजे, जैसे फ़ोन कर दिया, या ईमेल के माध्यम से लिख दिया, या पत्र लिख दिया, तो ये माध्यम हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका जो नोट्स होता है, यानी कि इसको एक प्रकार से जो वो एक प्रकार से इनकोडिंग करता है, यानी क्या लिख रहा है, संदेश क्या है, तो संदेश भी एक चीज़ होती है, यानी कौन सा संदेश भेज रहा है। ठीक है, किसके पास भेज रहा है, जिसको आप प्राप्तकर्ता कहते हैं। इन सभी का होना बहुत जरूरी है। प्राप्तकर्ता जो होता है लास्ट में उसको एक प्रकार समझ करके और उसको फीडबैक देता है कि हाँ मेरे तक चीज़ें पहुँच गई, प्रतिपुष्टि देता है, और उसके बाद में चीज़ें संचार क्लियर होती है। जैसे कि हमारे और आपके बीच में अभी क्या हो रहा है, संचार हो रहा है। अब आप भले ही हमारे पास ना हो, लेकिन माध्यम एक प्रकार से कैमरा है, और आप एक प्रकार से हमको देख रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो मेरी बातें आप तक कहीं ना कहीं पे पहुंच रही हैं। और आप फीडबैक कैसे दे रहे हो? आप कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक दे रहे हो। हाँ गुरुजी, मैं पूछ रहा हूँ आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट, तो आप कह रहे हैं यस यस सर, आई गेटिंग योर पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, कम्युनिकेशन पूर्ण माना जाता है। तो उसी कम्युनिकेशन को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को तो हम समझेंगे ही, लेकिन एक पहले इसके अर्थ को समझ लेते हैं। देखिए, किसी संदेश माने मैसेज, किसी विचार माने कोई थॉट है। ठीक है, कोई भाव माने क्या होता है, कोई इमोशन आपको एक प्रकार से प्रकट करना है, या कोई दृष्टिकोण यानी कोई पॉइंट ऑफ व्यू। क्या मैंने बताया? किसी संदेश यानी मैसेज, किसी विचार यानी कि एक प्रकार से कोई थॉट, कोई इमोशन यानी कोई भाव, कोई पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण। तो जब किसी संदेश, विचार, भाव या दृष्टिकोण आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रेषित माने होता है सेंड करना, भेजना। ठीक है,
तो जब किसी संदेश, विचार, भाव, दृष्टिकोण आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रेषित किया जाता है तो वही प्रक्रिया संचार कहलाती, कम्युनिकेशन कहलाती। यानी कि जब हमारे विचार, हमारे संदेश, हमारा भाव, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंच रहा है तो वही एक प्रकार से क्या है, संचार की प्रक्रिया के द्वारा ही पहुंच रहा है महोदय। ये बात आपकी क्लियर हुई। संचार क्या क्लियर हुआ कि यानी हमारे विचार, हमारे भाव, हमारे जो भी इमोशंस वगैरह हैं, हमारे जो जानकारी है आप तक पहुंच रही है। अब उस आप तक पहुंचने में कई सारे माध्यमों का सहारा जो है लेना पड़ता है। लैटिन बहुत पुरानी भाषा है, तो लैटिन भाषा की कम्युनिस शब्द से बना हुआ है कम्युनिकेशन शब्द अंग्रेजी का। ठीक है, कम्युनिकेशन शब्द की अगर बात की जाए तो इसके हिंदी अनुवाद के रूप में इसको संचार के रूप में जाना गया। ठीक है, और इस शब्द का प्रयोग शुरू हुआ जिसका तात्पर्य होता है चलना या फैलना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, चलना या फैलना। ठीक है, यानी हमारे विचार, हमारे संदेश, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू जब फैलते हैं या चलते हैं उसी को एक प्रकार से कम्युनिकेशन कहा जाता है। संचार शब्द को अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि से, यानी कि सभी लोगों ने, चूंकि हर एक व्यक्ति का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर विद्वान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर विद्वान अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं और इसे समझाने का भी प्रयास करते हैं। तो अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। अब आइए कुछ विद्वानों के जो परिभाषाएं दी है कम्युनिकेशन की, संचार की, उसको समझ लेते हैं। इस सभी पॉइंट को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए मैं व्यवस्था कर दिया हूं, आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, पहले विद्वान है भैया चार्ल्स ई आलगुड। चार्ल्स ई आलगुड महोदय क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया चार्ल्स ई आलगुड ये कहते हैं कि सामान्य रूप से अगर देखें, नॉर्मली देखें, ज़्यादा उसमें विद्वता की बात नहीं करते हैं, तो संचार तब होता है, सामान्य रूप से संचार तब होता है, कब होता है भैया, जब एक स्रोत माने जहाँ से संचार प्राप्त किया जाता है, किसी दूसरे स्रोत या गंतव्य माने जहाँ को भेजा जा रहा है। यानी आप अपने घर से किसी मार्केट के लिए या कहीं के लिए चले, मान लेते हैं आज दीपावली है, अब दीपावली के एक दिन पहले यानी कि जो बीता हुआ कल है, उस दिन अयोध्या में बड़ा भारी फंक्शन हुआ था, दीप उत्सव हुआ था। तो आपका गंतव्य, आपको जाना था अयोध्या दीप उत्सव देखने के लिए। तब आप जो है, आपका गंतव्य क्या है, अयोध्या है, और आपका घर है कहाँ, आपके घर से। तो स्रोत आपका एक घर है और दूसरा गंतव्य क्या है आपका, यानी दूसरा स्रोत क्या है आपका, जो अयोध्या। यानी कि एक स्रोत किसी दूसरे स्रोत या गंतव्य को विभिन्न प्रकार के संकेतों के माध्यम से प्रभावित करता है, वही संचार होता है। तो सामान्य रूप से संचार तभी होता है जब एक स्रोत किसी दूसरे स्रोत या गंतव्य को विभिन्न प्रकार के संकेतों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के एक प्रकार से इशारों के द्वारा या के माध्यम से क्या करता है, प्रभावित करता है, इफेक्टिव करता है, तो वही संचार होता है। चार्ल्स ई आलगुड की बड़ी नॉर्मल सी परिभाषा रही, चूँकि ये नॉर्मली ही बात किए हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरे विद्वान आते हैं लुरान ए एलन। इन महोदय कहते हैं ये कि संचार से तात्पर्य माने मतलब या अर्थ, संचार से तात्पर्य उन समस्त विधियों से, यानी कि उन सभी मेथड से है जिनसे एक व्यक्ति अपनी विचारधारा को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालने अथवा समझाने के लिए प्रयोग करता है। यह वास्तव में दो व्यक्तियों के मस्तिष्क के बीच की खाई को पाटने वाला एक सेतु माने पुल होता है। यानी कि जो खाई होती है, जो गड्ढा होता है, जो कि दो व्यक्तियों के बीच में एक प्रकार से जो जगह होती है, उस जगह को भर करके, यानी एक माइंड को दूसरे माइंड से को रिलेट करता है, सहसंबंध करता है। एक माइंड दूसरे माइंड से एकदम से क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है भैया, कम्युनिकेट होता है, एक दूसरे से जुड़ जाता है। और जो बीच की खाई है, बीच का इलाका है, वो एक प्रकार से विचारों के माध्यम से भर जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से होता है जो है संचार की परिभाषा लुरान ए एलन महोदय ने बड़ी ही इफेक्टिव परिभाषा दी है और बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा दी। मुझे बड़ी अच्छी ये परिभाषा लगती है लुरान ए एलन की, चूँकि इन्होंने एकदम से क्लियर कर दिया, खोल करके बताया कि दो व्यक्तियों के मस्तिष्क के बीच की खाई को पाटने वाला सेतु होता है संचार। कितनी बड़ी बात कह दी, सेतु माने पुल, कितनी बड़ी बात कह दी है, किसी के दम की ऐसी बात कर दे, लेकिन इन्होंने किया, पावरफुल आदमी थे भाई, तो किया। ठीक है, इसके अंतर्गत कहने, किसके अंतर्गत, संचार के अंतर्गत कहने, सुनने तथा समझने। देखिए, कहना यानी स्पीकिंग, सुनना यानी लिसनिंग, यानी कि देखिए संचार में बहुत सारी चीज़ें,
अभी आपको आगे चैप्टर में आपको कहना सुनना ये सब आपको समझना पड़ेगा कि इफेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, किसी व्यक्ति से कम्युनिकेशन करते समय उससे आई कांटेक्ट मिलाना कितना ज़रूरी होता है, या एक प्रकार से बॉडी लैंग्वेज कैसे एक प्रकार से प्रयोग करनी है, या एक प्रकार से बात करते समय आपकी आँखों का इशारा या आपके हाथों का इशारा कैसा होना चाहिए। ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती हैं ये कम्युनिकेशन में आपको देखने को मिलती हैं। तो कम्युनिकेशन के अंतर्गत, संचार के अंतर्गत कहने, सुनने तथा समझने, ठीक है, यानी जो चीज़ें बताई जा रही उसको समझने की एक वैज्ञानिक यानी कि एक साइंटिफिक एक प्रोसेस होता है और सदैव गतिमान रहती है। यानी कि कम्युनिकेशन हमेशा गतिमान रहने वाली प्रक्रिया है, एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, साथ ही साथ में एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। और वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से हम किसी बात को कहते हैं, किसी चीज़ को सुनते हैं और किसी चीज़ को या किसी पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं, जानते हैं, ग्रहण करते हैं और उड़ेलते हैं किसी के समक्ष। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को ना? बिल्कुल, बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा दी है। ये परिभाषा आप चाहें तो इसको याद कर लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखिए, अगले विद्वान है केडजी मायर। केडजी मायर कहते हैं कि संप्रेषण शब्दों, पात्रों, सूचनाओं विचारों एवं दृष्टिकोणों के आदान प्रदान करने का एक साधन होता है। क्या होता है? संप्रेषण, यानी संप्रेषण को भी संचार कहते हैं, कम्युनिकेशन ही कहा जाता है। हिंदी में संप्रेषण बोलो या संचार बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये क्या होता है? शब्दों, पात्रों, सूचनाओं, विचारों और दृष्टिकोणों, पॉइंट आदान प्रदान करने का साधन है। ये सिंपल सी परिभाषा है जो मैंने अर्थ में बताई थी, तो बिल्कुल इसमें कोई समझने वाली बात नहीं। कुट्ज और ओडेनेल नाम के विद्वान हैं, इन लोगों ने कहा कि संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं का हस्तांतरण होता है। हस्तांतरण मतलब कि हमारे पास की सूचनाएं आप तक पहुंच गई, यही हस्तांतरण होता है। ठीक है, चाहे वह उसमें विश्वास व्यक्त करे या ना करे। यानी कि आपको मैं बातें बता रहा हूँ, हो सकता है आप कुछ चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी, कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, तो भी एक प्रकार संचार है। जो अच्छी लग रही तो भी है, अगर नहीं अच्छी लग रही तो भी एक प्रकार संचार है आपका। ठीक है, यानी उसमें विश्वास आप व्यक्त करें चाहे ना व्यक्त करें तो भी संप्रेषण हो जाएगा। थियो हाइडन नाम के विद्वान कहते हैं कि संप्रेषण का तात्पर्य एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना तथा समझ पहुंचाने की एक प्रक्रिया होती है। कोई सूचना या कोई समझ पहुंचाने की एक प्रक्रिया होती है संप्रेषण, ताकि एक व्यक्ति के पास जो सूचना या समझने की जो प्रक्रिया वो समझ दूसरे व्यक्ति तक भी पहुंच जाए। ठीक है, अगले विद्वान आते हैं न्यूमैन और समर। न्यूमैन और समर कहते हैं कि संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों तथा भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान होता है। यानी दो व्यक्ति के बीच में या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो तथ्य होते हैं, फैक्ट जो होते हैं, जो विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, उन्हीं का पारस्परिक का मतलब क्या होता है? तनी तू हम मैं देखो, तनी हम तुहका देखी। मतलब समझ रहे हो ना? यानी कि अगर मान लेते हैं हम तो बोले जा रहे हैं एकदम से और आप उस पर इग्नोर पे इग्नोर मारे जा रहे हो, तो कम्युनिकेशन वहाँ पर सफल नहीं होगा। यानी जब हमारा क्या होगा? आँखों से आँखें मिलेंगी। कैसे? कि कहत नटत रिझत खिझत और मिलत खिलत लजियात और भरे भुवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। कहते नहीं कि अखियों से गोली मारें। अब अखियों से कोई गोली मारता है? आँख कोई कट्टा है क्या? नहीं ना। तो अखियों से गोली मारने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर लक्षणा व्यंजना सब शक्तियों का प्रयोग किया है जो है लेखक ने। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अखियों के माध्यम से एक प्रकार से गोली जो होती है वो नहीं, गोली से भी तीक्ष्ण आघात पहुँचाने वाली एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं बोली। गोली से तो आप बच सकते हो, कहीं पर दीवार उगार के पीछे लोग छिप जाओगे, बच जाओगे, लेकिन बुलेट प्रूफ से बच जाओगे, लेकिन बोली से कैसे बचोगे? तो गोली से ज़्यादा पावरफुल क्या है? बोली है। और वही बोली जब आँखों के माध्यम से निकलती है, ठीक है, तो वो एक प्रकार से बड़ी आघात पहुंचाती है। तो अखियों से गोली मारे बहुत बड़ी चीज़ है वो। AK-47 से ऊपर उसको समझो, मतलब कि बहुत बड़ी चीज़ है, समझो उसको, अखियों से गोली मारे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये विनोद का पार्ट था वैसे। तो संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों और भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान। पारस्परिक मतलब होता है कि जितना हम एक प्रकार से बात करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं उतना आप भी इंटरेस्ट लें। समझ रहे हैं ना? यानी जितना हम आपको देखें उतना आप हमको भी देखो, जितना हम आपसे प्यार करें उतना आप भी हमसे प्यार करो। यानी हम तो इतना मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं और आप बिना लाइक किए चले जाओ तो फिर वो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसीलिए अच्छा कम्युनिकेशन बनाने के लिए आप वीडियो को लाइक भी कर दें महोदय। ठीक है, चलें। अगले विद्वान है बिलवर। बिलवर कहते हैं कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्रोत से श्रोता तक संदेश पहुंचाया जाता है। स्रोत माने क्या होता है? जहां से संदेश निकला, और श्रोता माने जिसके पास संदेश भेजना है, यानी जो सुन रहा है। ठीक है,
समझ रहे हैं। सेनन कहते हैं कि संचार एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव होता है, यानी कि हमारे दिमाग में जो एक प्रकार से ज्ञान है वो उस ज्ञान के माध्यम से हम दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। जॉर्ज लेरी कहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों के आदान प्रदान को ही संचार कहते हैं। इस तरीके सभी लोगों ने बात एक ही कही है, लेकिन घुमा फिरा करके बच्चों को परेशान करने के लिए तमाम प्रकार की परिभाषाएं दी हैं ताकि हम भी फेमस हो जाएं। वो लोग अपने फेमस होने के चक्कर में बच्चों के लिए तमाम परिभाषाएं दी गई। लिटिल महोदय कहते हैं कि मानव संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जानकारी पहले से समस्त प्रतीकों के द्वारा लोगों के बीच प्रेषित की जाती है एवं वांछित प्रतिपुष्टि, वांछित मतलब कि जो चाह रहा होता है, जो एक प्रकार जिसने भेजा है वो वांछित प्रतिपुष्टि, यानी कि जैसे फीडबैक मैं हमेशा कैसा चाहूँगा, अच्छा चाहूँगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट अच्छे अच्छे आएँ, ठीक है। तो वांछित प्रतिपुष्टि वही होती है कि अच्छे कमेंट या जो मैं चाह रहा हूँ ऐसे कमेंट। तो इससे अभीष्ट उद्देश्य, अभीष्ट माने जो हमने उद्देश्य साधा था वो उद्देश्य हमारा पूरा हो जाए। उपर्युक्त सभी विद्वानों की परिभाषाओं को हमने देखा। तमाम विद्वानों की परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में भैया, तमाम विद्वानों को पढ़ने के बाद में हमारे अंदर इतना ज्ञान डेवलप हो गया, हम बड़े ज्ञानी हो गए हैं। हमने इतनी परिभाषाओं को पढ़ा तो हम बड़े ही ज्ञानी हो गए। हमारे अंदर लगा कम्युनिकेशन का निपटा दे, बिना आवे तो दे पेपर में तुरंत निपटा देंगे, ठीक है। तो उपर्युक्त परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में या उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि संचार क्या है। आप सभी की परिभाषाओं से सारी चीज़ों को निकाल करके एक बढ़िया परिभाषा अपनी बना करके लिख सकते हो। संचार तथ्य, विचार, दृष्टिकोण, भावनाओं तथा सूचनाओं के आदान प्रदान के द्वारा प्रेषक के मस्तिष्क का साधारणीकरण प्राप्त साधारणीकरण क्या होता है, यानी जो बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो बातें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, या जो हमारी बातें हैं वो आपके मस्तिष्क में जा रही कि नहीं जा रही हैं, ये होता साधारणीकरण, ठीक है। उसको एग्जॉर्ब कर लेना। तो साधारणीकरण प्राप्तकर्ता के मस्तिष्क से कराता है। यह संगठन, समाज, राष्ट्र और विश्व को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। कौन? संचार। उनके मध्य समन्वय करता है सभी व्यक्तियों के बीच में। जब हम बातचीत करेंगे तभी हमारी मित्रता बढ़ेगी, तभी हम एक प्रकार से एक दूसरे के मित्र बनेंगे। सहयोग एक दूसरे के तभी कर पाएंगे जब हम मित्र बनेंगे। सौहार्दपूर्ण में मतलब सौहार्द में वृद्धि होगी, हम एक दूसरे को एक प्रकार से एक दूसरे को बढ़ते हुए देखना चाहेंगे, जिससे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सरलतापूर्वक की जा सकती है। तो इस तरीके से महोदय ये हुआ आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। अब प्रश्न आपसे अगला ये बन सकता है, तो कम्युनिकेशन का अर्थ और परिभाषा से प्रश्न जो पूछेगा आप आसानी से उसको बता पाएंगे। कम्युनिकेशन का अर्थ और परिभाषा, एक भी प्रश्न आपका आप छूटेगा नहीं वहाँ से। दूसरा प्रश्न ये भी आपका बन सकता है कि संचार की विशेषताएं बताएं। संचार की विशेषताओं को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। देखिए संचार की विशेषताएं, ठीक है। देखिए पहली विशेषता संचार की ये है कि संचार हेतु न्यूनतम कम से कम, यानी कि संचार के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती। कम से कम दो व्यक्ति एक प्रकार से कम्युनिकेशन में होने अनिवार्य हैं। दो से कम व्यक्ति कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। इसमें एक प्रेषक होता है, प्रेषक माने भेजने वाला होता है, और दूसरा प्राप्त करता है, यानी कि दूसरा प्राप्त करने वाला होता है, ठीक है। जैसे मैं इस समय आपको बढ़ा रहा हूँ तो मैं प्रेषक हूँ और आप प्राप्त करता हो, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें। तो पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या लिखेंगे? संचार एक दो तरफा प्रक्रिया। दो तरफा मतलब क्या होता है कि ये बस केवल ऐसा नहीं कि हम केवल कहते जाएं और आप सुनते जाएं बस, ठीक है। आपकी प्रतिक्रिया भी आनी चाहिए, प्रतिपुष्टि भी आनी चाहिए, यानी एक दो तरफा प्रक्रिया है। हमने कहा नहीं कि तनी तू हम मैं देखो, तनी हम तुहका देखी, तभी बात बनेगी। नहीं, हम आपको देख रहे हैं और आप पता चले किसी दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है, तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। तो संचार एक दो तरफा प्रक्रिया है। यदि प्रेषक संदेश भेजता है तो प्राप्तकर्ता की प्रतिपुष्टि उसे पूर्णता प्रदान करती है। अगर हमने आपके पास संदेश भेजा और आपने एक प्रकार से उसको कह दिया कि हाँ भी बड़ा बढ़िया लगा, या कोई जो है रिप्लाई दे दिया, ठीक है, रिप्लाई, जैसे व्हाट्सएप पे आपने किसी को एसएमएस किया हाय और उधर से हेलो आ गया तो प्रतिपुष्टि हो गई, ठीक है। हेलो आ गया तो प्रतिपुष्टि हो गई, और हेलो नहीं आया तो क्या हुआ? प्रतिपुष्टि नहीं हुई मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो हाय और हेलो जो आप करते हैं ये भी एक संचार का ही पार्ट है, ठीक है। चले तीसरा, संचार का क्षेत्र व्यापक होता है। इसके अंतर्गत सूचना, भाव, पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण, ठीक है, आदि का संप्रेषण किया जाता है। संप्रेषण माने भेजा जाता है। सूचना क्रांति ने इसके क्षेत्र को अत्यधिक विस्तार किया। सूचना क्रांति मतलब कि जो कम्युनिकेशन को लेकर के क्रांति हुई है, यानी कि आजकल तो भाई पहले पत्र वगैरह लिखे जाते थे एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, लेकिन आजकल क्या है, तुरंत पता चला कि भाई चलो देखते हैं, बात करते हैं, मन कर रहा है, फ़ोन उठाया, हेलो क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो महोदय, तुरंत फ़ोन मिला लिया। अच्छा ये भी नहीं चला, तुरंत ऐसे किया, व्हाट्सअप खोला, वीडियो कॉल ठोक दिया, हाँ क्या हो रहा है, दिखाओ तो नहीं बैक कैमरा से क्या हो रहा है, ये कर लिया।
ऐसे ही आप देखते नाना प्रकार की गतिविधियां आजकल जो है सूचना प्रौद्योगिकी में जैसे से क्रांति आई है उसके द्वारा तमाम प्रकार के कम्युनिकेशन बढ़ रहे हैं। ठीक है, लोग एक प्रकार से फेसबुक पे लगभग 5,000 दोस्त हैं। ठीक है, और अपने घर में ही एक प्रकार से लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आ रही है। चले, संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि यह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। संचार जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा ये प्रक्रिया चलती है, हर जगह पे संचार होता है। पांचवी विशेषता यह है कि संचार एक गतिशील प्रक्रिया, हमेशा गतिशील रहती है, ये रुकती नहीं है, जो परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार प्रेषक, माध्यम, प्राप्तकर्ता आदि का निर्धारण करती है। यानी परिस्थिति और समय के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अकॉर्डिंग ये चीज़ें परिवर्तित भी होती रहती हैं। कभी प्रेषक, माध्यम और प्राप्तकर्ता इन चीज़ ये बदलते रहते हैं, चूँकि समय परिस्थिति के हिसाब से हर एक चीज़ कन्वर्ट होती रहती है। इसके अलावा अगली विशेषता है संचार के लिए माध्यम अनिवार्य होता है, यानी कि जैसे संचार भेजना, संदेश भेजना किसी के पास, तो इसमें जैसे आप किससे भेजोगे, ईमेल के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या पत्र के माध्यम से, तो एक माध्यम आपका होना चाहिए। ठीक है, संचार की सफलता है तो उपयुक्त माध्यम का चुनाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब पता चले कि आपको एक प्रकार से कोई चीज़ भेजना है, संदेश भेजना है, और आपका संदेश एक प्रकार से उसके लिए उपयुक्त माध्यम आपने नहीं चुना, ठीक है, तो वो संदेश इफेक्टिव तरीके से नहीं जाएगा, तो उसकी प्रतिपुष्टि नहीं होगी और लोग समझ नहीं पाएंगे। देखिए, संचार मतलब कि ऐसी बात नहीं जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं बहुत बड़ी विद्वता झाड़ करके चला जाऊँ, यहाँ पर ज्ञानवान बातें करके खूब चला जाऊँ, आपके समझ में ना आए तो वो भी संचार विफल हो जाएगा। यानी संचार को इनकोडिंग करते समय, इनकोडिंग मतलब समझ रहे हैं ना, संचार को किस भाषा में लिखना है, संचार को किस भाषा में बताना है, वो होता है इनकोडिंग। तो जो प्रेषक होता है वो संचार को इनकोड करता है कि भैया, ताकि जो सामने वाला बंदा है जिसको हम भेज रहे हैं उसको समझ में आ जाए, ये होता है इनकोडिंग। और कौन करता है इनकोडिंग? इनकोडिंग करता है प्रेषक यानी भेजने वाला, और डिकोडिंग कौन करता है? उसको समझता है, डिकोड करता है कौन महोदय? प्राप्तकर्ता। और डिकोड करके मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या करता है? फीडबैक देता है, प्रतिपुष्टि देता है। समझ रहे चीज़ों को? चले, संचार की आवश्यकता संगठन के प्रत्येक स्तर पर होती है। पद सोपान क्रम के अनुसार संचार में व्यतीत किया जाने वाला समय बढ़ता जाता है। यानी जब भी बड़े बड़े ऑफिस वगैरह में तो पद सोपान होते हैं। ठीक है, आठवीं विशेषता है, इसके माध्यम से संगठन में आपसी समझ, यानी कोई भी संगठन होता है तो उसमें आपसी समझ कम्युनिकेशन के माध्यम से ही होती है। सहयोग होता है, समन्वय होता है, ये सब विकसित करने में सहायता प्रदान करता है संचार। इसके अलावा संचार कार्मिकों के मध्य कार्य व्यवहार में सहयोग स्थापित करने में सहायक होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चे एक प्रकार से पढ़ रहे हैं, हमसे ग्रुप में ज्वाइन है, तो अगर आपको भी ग्रुप में ज्वाइन होना तो इसकी PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ की। अच्छा, केवल कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ की एक प्रकार से कोई स्पेशल जो है नोट्स नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन हाँ, जो भी क्लास आपकी यहाँ पर यूट्यूब पर होगी उनकी PDF नोट्स आपको मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप में ही। इसके साथ ही साथ अच्छा, इसमें आपका जैसे कि ये मान लेते हैं ये तो आपका SEC वाला है, ऐसी आपका MJC और ये सब तमाम प्रकार के जो सब्जेक्ट आपके जैसे हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट आपने BA प्रथम सेमेस्टर में ले रखा है तो उसकी तैयारी के लिए एक प्रकार से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको SMS करना है और आपको क्या लिखना है? अपना नाम, ठीक है, और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सभी सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। मात्र 100 रुपये में ही आपको एक प्रकार से ये कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का एक प्रकार से ये भी जो क्लास हो रही है इसके नोट्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ में आपको हिंदी का हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, ठीक है, इसके अलावा स्वच्छ भारत पर भी मैं काम कर रहा हूँ, उसका भी लाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही आपका पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी के PDF नोट्स ये सब आपको मिलते रहेंगे, तो आप फटाफट से ज्वाइन हो जाइएगा। आपके लिए बहुत ही बेटर है, फटाफट से SMS करके ज्वाइन हो जाएं। मात्र 100 रुपीज़ में ही आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दी जाएंगी। अगर आप मान लेते नहीं चलाते हैं कुछ गूगल पे, फ़ोन पे, तो आप किसी दूसरे से, किसी दुकान से भी जा करके करवा सकते हैं, तब भी आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, काफ़ी बच्चे बिहार के जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी फटाफट से जुड़ जाइए, ताकि एक प्रकार से, और मात्र ये पूरा सेमेस्टर आपका, ठीक है, पूरे सेमेस्टर की फीस है। ठीक है, पूरा सेमेस्टर आपको एक प्रकार से, यानी कि पूरा सेमेस्टर मतलब कि पूरा एक सेमेस्टर के लिए मात्र 100 रुपीज़ में आपको सभी सब्जेक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट के क्या मिलेंगे? आपको PDF नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे? वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, फटाफट से SMS करें 91 से 93 60 62 पर। आइए आगे बढ़ते हैं, भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखें,
तो ये आपने संचार की अर्थ को समझा, संचार की जो है परिभाषा को समझा विभिन्न विद्वानों के द्वारा, और संचार की जो है विशेषताओं को समझा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझा। अब हम लोग क्या समझेंगे महोदय? अब हम लोग समझेंगे भैया जो है अच्छे संचारकर्ता की विशेषताओं के बारे में, यानी एक अच्छे संचारकर्ता की क्या क्या विशेषताएं होती है। संचारकर्ता मतलब कि जो कम्युनिकेटर होता है, जो बातचीत करने वाला होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक प्रकार से अपनी भावों को, अपने विचारों को, अपने तथ्यों को, अपने प्रमाणों को किसी दूसरे के समक्ष परोसने में एक प्रकार से बहुत ही बेटर होता है, बहुत ही अच्छा होता है, उसी को अच्छा एक प्रकार से कम्युनिकेटर कहा जाता है, गुड कम्युनिकेटर। पहली विशेषता इसकी यह है कि एक अच्छा संचारकर्ता बहुत अच्छा श्रोता भी होता है, यानी कि सबसे पहली बात, एक अच्छा वक्ता के लिए एक अच्छा श्रोता का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक अच्छे लिसनर होंगे तभी आप एक अच्छे स्पीकर बनेंगे, उससे पहले नहीं बन सकते हैं। यानी आप केवल किताब पढ़ के आप सोचें हम बहुत अच्छा बोल लेंगे, नहीं बोल पाएंगे। जब आप लोगों को सुनेंगे, लोगों को परखेंगे, लोगों को समझेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप जो है बोल पाएंगे। यानी एक अच्छा संचारकर्ता बहुत ही अच्छा श्रोता होता है, क्योंकि संचार एक दो तरफा प्रक्रिया होती है। संचार तभी पूर्ण माना जाता है जब प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक सकारात्मक होता है, यानी एक प्रकार से जो पॉजिटिव एक प्रकार से अगर फीडबैक आता तो एक प्रकार से कम्युनिकेशन अच्छा माना जाता है, अन्यथा एक प्रकार से कम्युनिकेशन बेटर नहीं माना जाता। दूसरी विशेषता होती है अच्छे कम्युनिकेटर की कि एक अच्छा संचारकर्ता संदेश यानी मैसेज, पॉइंट ऑफ व्यू, भाव आदि का संप्रेषण करते समय स्पष्ट, संक्षिप्त तथा वस्तुनिष्ठ होता है। स्पष्ट तथा संक्षिप्त और वस्तुनिष्ठ होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? कहने का मतलब ये है महोदय कि ये एक प्रकार से हमेशा एक अच्छा संचारकर्ता क्या होता है, हमेशा एक प्रकार से वो कैसा होगा, हमेशा एक प्रकार से स्पष्ट होगा, ठीक है, संप्रेषण करते समय हमेशा संक्षिप्त होगा छोटी बातों में, और वस्तुनिष्ठ होगा, अपनी बातों में अडिग रहेगा, जो बातें होंगी फैक्ट बोलेगा, सच बोलेगा, स्पष्ट बोलेगा, कोई लाग लपेट की बात नहीं करेगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखें। तीसरी विशेषता इसकी क्या है? ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। तीसरी विशेषता है कि वह संचार से जुड़े हुए समस्त व्यक्तियों की समझ तथा बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखता है। यानी कि आपकी एक क्लास है, 20 बच्चे बैठे हैं, तो 20 की मानसिक बुद्धि, मानसिक लेवल कैसा है, वो सब एक टीचर को पता होता है। इसीलिए टीचर अच्छे तरीके से कम्युनिकेटर होता है। एक अच्छा कम्युनिकेटर टीचर को कह सकते हैं क्लासरूम में, ठीक है। अगली विशेषता क्या है कि वह संचार करते समय आत्मविश्वास से युक्त होता है। कौन? एक टीचर जो होता है या एक कम्युनिकेटर जो होता है, एक संचारकर्ता जो होता है, एक संचारकर्ता क्या होता है भैया? एक संचारकर्ता क्या होता है? एक संचारकर्ता जो होता है उसका जो आत्मविश्वास होता है वो एकदम से अपने चरम पर होता है, यानी वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंट ना हो तो अपने विचारों को, अपने भावनाओं को अच्छे तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएगा महोदय। इसके अलावा वह संचार करते समय सदैव सजग रहता है। वह संचार के समस्त तत्वों का अवलोकन करता है तथा उनकी प्रभावशीलता में वृद्धि करने का प्रयास करता है। कौन? एक संचारकर्ता हमेशा और हमेशा सजग रहता है। कब क्या उससे कोई पूछ ले या कब कोई एक प्रकार से उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ जाए, उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। संचार के समस्त तत्वों का अवलोकन करता है, उसको देखता है, उसको परखता है, जानता है, समझता है, और उसकी इफेक्टिबिलिटी यानी कि उसकी प्रभावशीलता में ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वह अपने सहयोगियों के साथ सहानुभूति रखता है। सहानुभूति मतलब कि उनके सहयोगी जो अनुभूति करते हैं वैसी ही सेम अनुभूति ही सहानुभूति कहलाती है। इसलिए एक प्रकार से उनके दुख में दुखी, उनके सुख में सुखी होना भी एक प्रकार से सहानुभूति होती है। और एक अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा अपने जो सहयोगी होते हैं उनके साथ सहानुभूति का भाव प्रकट करता है तथा यथा अवसर यानी जब अवसर पड़ता है उनकी प्रशंसा भी करता है, उन्हें प्रोत्साहन भी प्रदान करता है। यानी कि जैसे मान लेते हैं कवियों का मंच सजा हुआ है, तो कवि जैसे एक कवि है उन्होंने बोला तो दूसरा कवि जो होता है जब कोई अच्छी बातें कवि बोलेगा तो ताली ठोकेगा, ठीक है, कि वाह भाई बड़ा अच्छा, अरे वाह भाई वाह। देखिए कुमार विश्वास को देखें या और जो बड़े बड़े हैं मनोज मुंतशिर या ये सभी लोग जो देखें आपस में जब बैठते हैं तो एक दूसरे की तारीफ करते हैं, भले ही अंदर से जल रहे हैं एक दूसरे को अंदर से देख नहीं पा रहे हैं कि भाई हाँ ये देखो आगे बढ़ रहा है, हम नहीं आगे बढ़ पा रहे, लेकिन फिर भी वो एक प्रकार से जब समाज या मंच पर बैठते हैं तो वो एक प्रकार से क्या करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कि हाँ भाई अभी जब मैं भी कविता बोलूँगा तो प्रोत्साहन मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। एक जो संचारकर्ता होता है या एक प्रकार से जो मोटिवेटर होता है, टीचर होता है, कोई भी होता है जो वक्ता टाइप का होता है, जब उसको प्रतिपुष्टि अच्छी मिलती है तो वो एक प्रकार से और अच्छे तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाता है। क्लियर? चले, सातवीं विशेषता की है वह संचार के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करके या प्रयोग बहुत व्यवस्थित रूप से करता है। यानी कि जो माध्यम का प्रयोग करता है, ठीक है, कोई भी चीज़ का, जैसे मैं अभी माध्यम का प्रयोग क्या कर रहा हूँ, जैसे ये डिजिटल बोर्ड के माध्यम, तो यहाँ पर चीज़ें लिख करके आ रही तो आपको दिखाई पड़ा। अगर मैं ऐसे खड़े होकर के चीज़ें बताता तो शायद आपके समझ में कुछ कम आती, लेकिन लिख करके सामने आ रहा तो आपकी चीज़ें और समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो विभिन्न माध्यमों का प्रयोग बहुत ही व्यवस्थित रूप से करता है जो संचार अच्छा करने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। इसके अलावा वह संचार के दौरान परस्पर विश्वास, सम्मान, समन्वय को बढ़ावा देता है, ठीक है। कौन? अच्छा संचार करता।
इसके अलावा वह बहुत अच्छा निर्णयकर्ता भी होता है, यानी कि संचारकर्ता को एक अच्छा निर्णयकर्ता होना चाहिए। कोई मुद्दा कब आ जाए और कब किसी मुद्दे पर निर्णय लेना पड़ जाए, इसीलिए उसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे संचारकर्ता के पास। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वह संचार की सफलता का श्रेय दूसरों को देता है तथा उनके प्रति विनम्रता और सम्मान का भाव रखता है। यानी संचारकर्ता जो होता है वह संचार की सफलता का श्रेय अपने आप को नहीं देता, कहता कि मस्त मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, आप लोगों ने अच्छा सुना इस वजह से मैं अच्छा बोल पाया। ठीक है, यानी उसका श्रेय दूसरों को देता है, उनके प्रति विनम्रता का भाव रखता है दूसरों के प्रति और सम्मान के भाव के तहत वो एक प्रकार से, तो एक गुड कम्युनिकेटर की यही विशेषताएं होती हैं। ये सब आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको मैं और बता दूं संचार की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया कि संचार की प्रक्रिया क्या है। अपने आप में एक चैप्टर भी है, लेकिन क्लास 1 में मैंने कई चैप्टर को समाहित किया, इसीलिए मैं क्लास के माध्यम से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के माध्यम से, क्लास 4 के माध्यम से आपके समस्त सिलेबस को कवर करने का प्रयास करूँ, जिसमें सारे टॉपिक आपके संचार से एक प्रकार से मैं समझ लूँगा। संचार प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए संचार प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रेषक उस संदेश का निर्धारण करता है जिससे वह प्राप्तकर्ता को प्रेषित करना चाहता है। इसके पश्चात वह उस संदेश को उस भाषा में इनकोड करता है जिससे प्राप्तकर्ता सरलता समझने में सक्षम हो। यानी कि जो भेजने वाला होता संदेश को, वह एक प्रकार से ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता जो भाषा सामने वाले को समझ में ना आए, यानी वो हमेशा ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा जो एक प्रकार से भाषा सामने वाले को समझ में आए, यानी सरलतम भाषा का प्रयोग करेगा। इसके साथ ही साथ जिससे प्राप्तकर्ता सरलता समझने में सक्षम हो। अगले चरण में क्या करेगा, वह माध्यम का चुनाव करता है, यानी कि किस माध्यम से हमको संदेश को भेजना है, दूसरे माध्यम चुनाव करेगा। माध्यम का चुनाव प्राप्तकर्ता की क्षमता, यानी कि प्राप्तकर्ता जो है, यानी जो प्राप्त करने वाला संदेश को, उसकी क्षमता कितनी, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके पास क्या क्या उपलब्ध संसाधन है, उसके पास संदेश को लेकर के कितनी गंभीरता से वो संदेश को सोच रहा है, या उसके पास गोपनीयता के स्तर जो है क्या है, उसको ध्यान में रख करके प्राप्तकर्ता जो होता है, मतलब कि जो भेजने वाला होता है वो प्राप्तकर्ता की इन चीज़ों को ध्यान में रख करके तब किसी माध्यम का चुनाव करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगले चरण में क्या होता है, प्राप्तकर्ता को माध्यम के द्वारा इनकोड किया जाता है, यानी कि संदेश भेजा जाता है, और इनकोड किया हुआ संदेश प्राप्त होता है जिसे वह डिकोड करता है। डिकोड माने एक प्रकार से उसको पढ़ता है, उसको संदेश को प्राप्त करता है और संदेश को समझता है। फिर अंतिम चरण में क्या होता है, वह संदेश प्राप्ति की प्रतिपुष्टि प्रेषक को भेजता है, यानी कि जो फीडबैक होता है वो एक प्रकार से प्राप्तकर्ता लिख करके और भेजता है कि हाँ आपका संदेश सफल रहा या कैसे रहा या किस तरीके से करा। प्रेषक के द्वारा प्रतिपुष्टि प्राप्त होने पर ही संचार को पूर्ण माना जाता है। यही संचार की प्रोसेस होती है, संचार की प्रक्रिया होती है। आपको संचार प्रक्रिया के थोड़ा सा मैं नमूना दिखा दूँ, एक चित्र के माध्यम से आप देखेंगे। देखिए संचार प्रक्रिया का एक नमूना यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा होगा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक प्रेषक माने होता है संदेश को भेजने वाला। ठीक है, संदेश को भेजने वाला जो होता है वही होता है संदेश को जो भेज रहा है। संदेश को भेजने वाले को क्या बोलते हैं, संदेश को भेजने वाला एक प्रेषक होता है। तो संदेश को भेजने वाला एक प्रेषक मतलब प्रेषक होता है। अब प्रेषक क्या करेगा, प्रेषक क्या करेगा, एक संदेश भेजेगा। संदेश माने कोई मैसेज, कोई जो लिखा हुआ उसका कुछ होगा तो वो संदेश होता है। यानी प्रेषक क्या भेजेगा, संदेश भेजेगा। संदेश भेजेगा किस तरीके से, इन संदेश को पहले इनकोड करेगा। इनकोड मतलब कि उस भाषा में लिखेगा। किस भाषा में लिखेगा, जिस भाषा में प्राप्तकर्ता को समझ में आ जाए, वही होता है इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब यही होता है कि ऐसी भाषा, ऐसी लैंग्वेज, ऐसे शब्दों का चयन करना जो कि एक प्रकार से जहाँ पर हम भेज रहे हैं या प्राप्तकर्ता तक भेज रहे हैं उस प्राप्तकर्ता को समझ में आ जाए, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को इनकोडिंग बोलते हैं। और इनकोडिंग कौन करता है, प्रेषक करता है। ठीक है, संदेश भेजने वाला करता है। अब इनकोडिंग के बाद में अब वो माध्यम का चुनाव करेगा कि किस माध्यम का हमको किस माध्यम से इसको भेजना है। माध्यम का चुनाव किन स्तरों पर डिपेंड करेगा कि प्राप्तकर्ता की क्षमता कितनी है, प्राप्तकर्ता के पास उपलब्ध साधन क्या क्या है, प्राप्तकर्ता के पास गोपनीयता की क्या क्या चीज़ें हैं, उन सभी को ध्यान में रख करके प्राप्तकर्ता जो मतलब कि जो वो ये होता है प्रेषक होता है, वो माध्यम का चुनाव करता है कि हमको इससे ईमेल करना है, कि हमको डाक के द्वारा भेजना है, या हमको एक प्रकार जूम पर मीटिंग करके बात करनी है, या कैसे करना। माध्यम का चुनाव वो करेगा जितना उसके सक्षम होगा। मान लेते इसके पास फ़ोन ही ना हो प्राप्तकर्ता के पास, तो इसके लिए वो फिर चिट्ठी लिखेगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें। तो माध्यम का चुनाव हो जाता है। माध्यम के चुनाव के बाद में उसके पास प्राप्तकर्ता के पास में संदेश भेजा जाता है। तो प्राप्तकर्ता होता है जो संदेश को प्राप्त करता है। ठीक है, संदेश जिसके पास भेजा गया है, यानी प्रेषक किसके पास संदेश को भेज रहा है, प्राप्तकर्ता के पास। अब जब प्रेषक जो है इसके पास प्राप्तकर्ता के पास संदेश भेज रहा होता है, इसी दौरान एक चीज़ और इफेक्टिव हो जाती है यहाँ पर, शोर माने क्या होता है, बाधा उत्पन्न करने की एक मतलब कि एक फैक्टर है ये। यानी शोर जो होता है कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे कि मान लेते हैं अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे बाहर कुछ लोग एक प्रकार से हल्ला मचा रहे हैं, कुछ बच्चे, चूँकि दीपावली है तो सारे पटाखे फोड़ रहे होंगे, तो वो एक प्रकार से हमारे और आपके बीच में क्या हो रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो बाधा क्या उत्पन्न करता है, शोर बाधा उत्पन्न करता है। शोर माने वो शोर नहीं जो
होता है, वो शोर नहीं। शोर होता है शोर शराबा, नॉइस जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो वो शोर जो होता है वो प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचने में बाधा उत्पन्न करता है, लेकिन इस शोर से बच करके संदेश जो होता है वो पहुंचता रहता है इधर से, ठीक है। तो इस तरीके से जब संदेश आप डायरेक्ट किसी के पास भेजेंगे तो बीच में हो सकता है कि शोर उस संदेश को डिफेक्टिव कर दे, लेकिन क्या होता है, प्रेषक संदेश इस तरीके से एक प्रक्रिया के द्वारा आएगा तो उसमें बाधा जरूर उत्पन्न करेगा, लेकिन वो मतलब कि वो एक प्रकार से सफल नहीं होगा, ठीक है। तो प्राप्तकर्ता क्या करेगा, जो संदेश उसके पास आया उस संदेश को क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग मतलब कि उसको समझेगा, उसको पढ़ेगा, और समझने के बाद में, डिकोडिंग करने के बाद में फिर एक प्रतिपुष्टि, एक जो है फीडबैक तैयार करेगा। प्रतिपुष्टि को क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। फीडबैक बोलते हैं प्रतिपुष्टि, और प्रतिपुष्टि जो होगी वो किसके पास भेजी जाएगी, प्रतिपुष्टि फिर से प्रेषक के पास आ जाएगी। यानी संदेश एक प्रकार से कैसी प्रक्रिया है, संचार एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। संदेश एक चक्रीय प्रक्रिया में भ्रमण करती रहती है। संदेश चला कहाँ से, प्रेषक के पास से, फिर संदेश फिर इनकोड हुआ, माध्यम के माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा, फिर डिकोडिंग करके प्रतिपुष्टि लिखेगी, प्रतिपुष्टि फिर से किसके पास आई, प्रेषक के पास आई, और इस तरीके से यह प्रक्रिया चलती रहती है महोदय। ये होता है संचार की प्रक्रिया। तो आपने संचार की प्रक्रिया को बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आपका जो है अगला आपका जो एक प्रकार से पॉइंट है, तो आपने आज की वीडियो के माध्यम से तमाम प्रकार के चीज़ों को समझ लिया। आज के माध्यम से क्या समझा, आज की वीडियो के माध्यम से आपने समझा भैया संचार का अर्थ, संचार की परिभाषा, संचार की विशेषताएं, और अच्छे संचारकर्ता के एक प्रकार से जो गुण होते हैं, क्वालिटी होती, विशेषताएं होती, वो भी आपने समझी, और साथ ही साथ में आप संचार की प्रक्रिया के बारे में भी आप समझ गए। यानी कि लगभग 3 से 4 चैप्टर आपके यहाँ पर इंक्लूड हो गए। अब इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में जो जितने भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं इनको लेकर के जो क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मैंने कहा कि रख दूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके दिमाग मतलब कि कुछ बन सकते हैं उनको भी मैंने रखा है। ऐसे ही आपका क्लास 2 भी आएगी, क्लास 2 में भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं रख दूंगा, ठीक है। ऐसे ही चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। देखिए, संचार यानी कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई, अभी भी मैंने बताया, आपने पढ़ा, उसको बताएं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, जिसका मतलब होता है फैलना है, चलना। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण एक व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को सूचना अथवा विश्वास का हस्तांतरण होता है। यह कथन किसने कहा था, या परिभाषा किसने कही थी भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसको किसने कहा था, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको किसने कहा था भैया, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी अभी आप लोगों ने इसको देखा है, सभी लोग बताइएगा। जितने भी लोगों ने एक प्रकार से देखा है सभी लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला भैया, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। क्या बताएंगे, प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न आपसे पूछा गया महोदय कि किसने कहा कि संचार जो होता है एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को सूचना अथवा विश्वास का हस्तांतरण होता है। बताइएगा, विश्वास का हस्तांतरण होता है, किसने कहा था, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। सूचनाओं का और उसमें विश्वास व्यक्त करे या ना करे, उसको कुट्ज़ और ओडेनल ने कहा था कि विश्वास व्यक्त करे या ना करे, लेकिन जो है डेल एस ब्रेच महोदय ने कहा था कि एक प्रकार से उसमें विश्वास का हस्तांतरण भी होता है, ठीक है। जबकि जो ओडेनल वगैरह थे उन्होंने कहा था कि विश्वास हो या ना हो तब भी हो जाएगा, मैंने इसको समझाया भी आपको। तीसरा क्वेश्चन है, व्यावसायिक संचार के कार्य बताएं। व्यावसायिक संचार के कार्य 2 होते हैं, व्यावसायिक संचार बाह्य कार्य भी होता है, इसका आंतरिक कार्य भी होते हैं, ठीक है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ए और बी दोनों आप सभी के बिल्कुल राइट आंसर आने। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न है, संप्रेषण का उद्देश्य है, बताएं। संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है भैया, संप्रेषण का उद्देश्य होता है लक्ष्य की प्राप्ति करना और सूचनाओं का क्या करना, हस्तांतरण करना। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, ए एंड बी दोनों। 5वां क्वेश्चन, संप्रेषण के बढ़ते महत्व के कारण है। संप्रेषण का बढ़ता हुआ महत्व क्यों है भाई, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि संगठनों का बढ़ता आकार, जनसंपर्क और तकनीकी प्रगति, इन सभी के द्वारा क्या हो रहा है, एक प्रकार से संचार का जो क्षेत्र है, संचार का जो महत्व है वो आज लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि एक प्रकार से आप देख रहे होंगे कि संचार आज के युग में बहुत ही ज़रूरी हो गया है। संगठन एक प्रकार से लगातार बढ़ रहे हैं, जनसंपर्क बढ़ रहा है, तकनीकी प्रगति हो रही है, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हो रही है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्येक संदेश वाहन का प्रारंभ विचारों से होता है, यह कथन किसने कहा। तो प्रत्येक संदेश वाहन का जो मतलब कि प्रारंभ होता है विचारों से होता है, इसको कहा था रैंडाल नाम के एक विद्वान ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग एक प्रकार से देख पा रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और बाकी PDF प्राप्त करने के लिए आप SMS ही कर दीजिएगा, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, शुरुआत में बता दिया था।
समस्या को ठीक ढंग से प्रस्तुत करना ही आधा निवारण होता है, किसने कहा था? समस्या को ठीक ढंग से प्रस्तुत करना ही आधा निवारण कहा जाता है, जॉन डीबी ने कहा था। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन से 8वां नंबर, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरण करने की एक प्रक्रिया होती है, किसने कहा? बताएं। तो संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं और समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया होती है, इसको थियो हेमन ने कहा था। किसने कहा था? थियो हेमन ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न है भैया, संदेश वाहन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, समितियों अथवा भावनाओं का विनिमय होता है, या कथन किसका है? बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो संदेश वाहन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में तथ्य, विचार, सम्मति जो होती है, सम्मति और भावनाएं, इनका विनिमय होता है। इसको न्यूमैन और समर ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। 10वां क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि संप्रेषण के संबंध में गलत धारणा कौन सी इनमें से? देखिए, संप्रेषण या संचार जो होता है एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल है। एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है, बिल्कुल है। एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, बिल्कुल है। एक मार्गीय प्रक्रिया दैट इज इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती, यानी यही गलत है इसका। यानी कि क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। 11 नंबर प्रश्न है, संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया होती है, द्विमार्गीय प्रक्रिया भी है और एक प्रबंधकीय प्रक्रिया भी। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी प्रक्रिया होती है संचार। क्लियर। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। ये सब प्रश्न आपको मैंने जो क्लियर करवाया, अभी चैप्टर पूरा समझाया है, उसको अगर आपने सही से देखा होगा तो आप लोगों के आंसर बिल्कुल फटाफट से हो रहे होंगे। ठीक है, हो रहे हैं तो फटाफट से लाइक कर दो भाइयों। चले 12 नंबर क्वेश्चन, संप्रेषण ही वह साधन है जिसके द्वारा किया जाता है क्या? संप्रेषण ही वह साधन है, संप्रेषण ही वह साधन जिसके द्वारा किया जाता है क्या? परिवर्तनों को लागू किया जाता है संप्रेषण के द्वारा, संचार के द्वारा ही। व्यवहार को क्रियान्वित किया जाता है संचार के द्वारा ही। साथ ही साथ व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी संचार का या संप्रेषण का या कम्युनिकेशन का प्रयोग हम करते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिन्होंने भी डी लगाया होगा उनका राइट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? संदेश वाहन का क्रम होता है, बताएं, अधोगामी या ऊर्ध्वगामी? बताएं। संदेश वाहन का एक प्रकार से जो क्रम होता है कैसा होता है? तो बिल्कुल दोनों टाइप का होता है, अधोगामी भी होता है और ऊर्ध्वगामी भी होता है। सी ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, संप्रेषण में संदेशों का आदान प्रदान हो सकता है, बताएं। मौखिक, लिखित, सांकेतिक या सभी? तो भाई संप्रेषण जो होता है, आप जैसे संचार मौखिक भी कर सकते हैं, बोल करके भी, आप लिख करके भी भेज सकते हैं, और आप संकेत के माध्यम से इशारा करके भी आप एक प्रकार से कम्युनिकेशन करते रहते हैं। ठीक है, इसका डी ऑप्शन होगा। ऊपर तो सभी तरीके से आप अपने संदेशों का, अपने भावनाओं का, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न, संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं, यानी कम से कम कितने लोग एक प्रकार से संदेश वाहन के में जरूरी होते हैं? कम्युनिकेशन में कम से कम 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब प्रश्न खूब पूछे जाते हैं परीक्षा में, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका, संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी बात में परिवर्तन करना है, या प्रतिकूल प्रवृत्ति को समाप्त करना है, या कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य होता है किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी बात में परिवर्तन करना, या प्रतिकूल प्रवृत्ति को समाप्त करना, या कथन कहा था अर्नेस्ट डेसल नाम के एक विद्वान ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा संप्रेषण का उद्देश्य नहीं है? इनमें से नहीं है पूछा गया, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण का उद्देश्य नहीं है? देखिए, संप्रेषण से क्या होता है? सही सूचनाओं और संदेशों का प्रेषण, मतलब भेजा जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। मधुर औद्योगिक संबंध भी इससे स्थापित होते हैं। भ्रम उत्पन्न करना बिल्कुल उद्देश्य नहीं होता है संप्रेषण का, तो यही इसका हो जाएगा। नीतियों की प्रभाव उत्पादकता, ये भी जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि संप्रेषण से, संचार से के उद्देश्य में आपका नीतियों का प्रभाव उत्पादकता, सही सूचनाओं और संदेशों का प्रेषण करना, भेजना, मधुर औद्योगिक संबंध स्थापित करना, ये सब एक प्रकार से एक संप्रेषण के एम से या संप्रेषण के या संचार के उद्देश्य होते हैं। जबकि एक प्रकार से भ्रम उत्पन्न करना इसका उद्देश्य नहीं होता, तो इसका बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा, चूँकि यही पूछा गया कि कौन सा नहीं होता। अगला प्रश्न, संप्रेषण के कार्य हैं, बताएं। संप्रेषण के कार्य, कर्मचारियों को सूचना उपलब्ध कराना, बिल्कुल। प्रबंध को सूचना उपलब्ध कराना, बिल्कुल। मैनेजमेंट को, और प्रतिकर्ताओं के साथ समन्वय करना, ये सभी काम होते हैं किसके भैया? एक संप्रेषण के। ठीक है, संचार के सभी काम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है 19 नंबर की, एल्विन टॉफलर ने संचार की ऐतिहासिक प्रगति की कितनी वेब बताई हैं? तो एल्विन टॉफलर ने संचार की ऐतिहासिक प्रगति की 3 वेब के बारे में बताया। कितनी वेब बताई हैं? 3 वेब बताई। किसने? एल्विन टॉफलर ने। किसकी? संचार की ऐतिहासिक प्रगति की। ठीक है, 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, कि संचार की प्रक्रिया को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, संचार प्रक्रिया में सबसे पहले क्या आएगा? एक स्रोत होगा, स्रोत माने संदेश कहाँ से निकला है,
फिर संदेश होगा, फिर माध्यम किस माध्यम से भेजा गया है, फिर प्राप्तकर्ता के पास पहुँचेगा और उसके बाद फिर फीडबैक हो देगा। इस तरीके से एक प्रकार से यानी स्रोत, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और फीडबैक की एक प्रक्रिया होती है संचार की। संचार की प्रक्रिया मैंने आपको समझा भी दी है विस्तार से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने संचार से रिलेटेड चीज़ों को समझा। तो ये कम्युनिकेशन इन एवरी डे इन लाइफ में एक प्रकार से ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 2024, 25, 26, 27, 28 सभी में एक प्रकार जो बच्चे एडमिशन लेंगे उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। और ये जो PDF आपने देखा है, जो मैंने पढ़ाया, ये सभी PDF आपको मिल जाएगी। अगर आप जो है PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही रखी हैं। बाकी वीडियोज़ आपको YouTube पर मिल जाएंगे, इसी चैनल पर आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और इसका PDF जो होगा, PDF के साथ साथ केवल एक ही सब्जेक्ट का PDF नहीं मिलेगा इसका, बाकी आपके जो सब्जेक्ट होंगे उनकी भी PDF वहाँ पर मिलती रहेगी, हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, संस्कृत, ठीक है। इन सभी चीज़ों की एक प्रकार से वीडियोज़ वहाँ पर मिलती रहती है और जो है PDF वगैरह मिलेगी हमारे पास। तो आप SMS कर दीजिएगा PDF प्राप्त करने के लिए। जो प्रक्रिया है वो क्या है, 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसकी पर आपको क्या करना है, SMS करना है अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट के नाम, ठीक है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपके लिए पूरी व्यवस्थित कर दी जाएगी। इसमें क्या होगा, आपको PDF मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट की, ठीक है, PDF मिलती रहेगी। और साथ ही साथ में ये संचार को जो आपका कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है इसकी भी मिल जाएगी। साथ ही साथ में और भी जो आपके हैं जैसे फिटनेस एंड योगा या फिर जो कुछ भी होगा उसकी भी मैं व्यवस्था करवाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आगे क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, हाँ सर जी आगे क्लास भी चाहिए हमको, ठीक है। धन्यवाद।